Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 तुम्हारे इकोनॉमिक्स का जो है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब ये चैप्टर कुछ यूनिक होने वाले हैं क्योंकि क्लास 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ा है डिमांड और सप्लाई होती क्या है। तो क्लास 12th में जैसा मैंने पहले कहा था एक अपग्रेडेड वर्जन है। अकाउंट्स की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो, जो जो चीजें तुमने 11 में पढ़ी है 12 में उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। और इसमें भी हम डिमांड के बारे में ना पढ़ते हुए एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे और सप्लाई के बारे में ना पढ़ते हुए एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और देखो इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक देख लो, ये टॉपिक होने वाले हैं कवर। आगे चलते हैं वीडियो में जो है पहला टॉपिक एग्रीगेट डिमांड का। अब एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। एग्रीगेट का मतलब होता है समूह, ग्रुप। जैसा कि हमने पढ़ा था क्लास 11th में, स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब एक कलेक्शन है, फैक्ट्स का ग्रुप है। वैसे ही जब सारी जितनी डिमांड है वो ग्रुप में हो उसे एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। इसको सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो वो है एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कोई नोट करने वाली चीज है क्योंकि इंटरमीडिएट गुड हम यहाँ पे को नहीं लेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे खाली। विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। इसके कहने का मतलब है एक इकोनॉमी में, इकोनॉमी मतलब नेशन, देश, देश में जितने लोग हैं उन लोगों की जितनी डिमांड है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रति, किसी को कार चाहिए, किसी को ब्रेड चाहिए, किसी को बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए, फिनिश्ड गुड्स चाहिए जो है फाइनल गुड, उन सब की डिमांड को जब हम एड ऑन कर दें उसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। और सिंपल भाषा में वो लिखा है एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड को हम क्या कह सकते हैं, टोटल डिमांड। एक देश की जितनी भी टोटल डिमांड होगी वो एग्रीगेट डिमांड है। इतना सिंपल सा टॉपिक था ये। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एग्रीगेट डिमांड किन चीजों से मिलके बनी रहती है। सबसे पहला है हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, सेकंड है गवर्नमेंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड और नेट एक्सपोर्ट डिमांड। अब तुम कहोगे सुना सुना लग रहा है, जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी पढ़ा था वहां पे कोई चारों सेक्टर की बात हुई थी और ये चार सेक्टर ही मिलके एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं। वो कैसे, डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। हाउस होल्ड मैंने तुम्हें बताया था क्या होते हैं, घरेलू लोग, पब्लिक लोग, हम जैसी आम जनता, वो हाउस होल्ड के अंदर आती है। तो हमारी जो जो डिमांड रहती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रति उसे हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड कहते हैं। टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाई हाउस होल्ड और बाय द पब्लिक ऑफ अ नेशन इज नोन एज हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। अब सेकंड हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट डिमांड की। गवर्नमेंट डिमांड क्या होती है देखते हैं। गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट भी बहुत सी चीजों की डिमांड करती है। जैसे कि आर्मी के लिए अगर कोई डिफेंस आइटम खरीदना हो, रशिया से खरीदना हो, यूएसए से खरीदना हो, या कोई बफर स्टॉक मेंटेन रखना हो। बफर स्टॉक क्या होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में गेहूं, चावल, ये सब क्या करेगी, कलेक्ट करके रखेगी अपने वेयर हाउसेज में, ताकि जो लोग हैं हमारी इकोनॉमी के उनको प्रोवाइड करा पाए कम दामों में। तो उन चीजों की भी डिमांड रहती है गवर्नमेंट की, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब नाम में ही इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मैंने तुम्हें क्या बताया था, कैपिटल गुड्स, बिजनेस के बारे में सोचना। बिजनेस क्या करता है, हर जगह इन्वेस्ट करता है, पैसा कमाने की सोचता है बिजनेस। बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं मशीनरी में, लैंड में, बिल्डिंग में, जो क्या होते हैं कैपिटल गुड होते हैं एक तरीके की, ताकि कैपिटल गुड से और सामान बना पाए एक प्रोड्यूसर, एक बिजनेस। तो जितनी भी डिमांड होती है कैपिटल गुड की एक बिजनेस के द्वारा उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड। और लास्ट है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स डिमांड। नेट एक्सपोर्ट्स डिमांड, डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, जो हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। जब एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स घटा दो तो डिमांड पता चलेगी एक देश की, क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड में बात क्या करते हैं, एक कंट्री में कितनी डिमांड है, और कंट्री मतलब हमारा देश। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट तो बाहर को करेंगे हम, दूसरी कंट्री को, फॉरेन कंट्री। तो ये हमारी डिमांड थोड़ी है, ये तो अंग्रेजों की डिमांड है। तो एक्सपोर्ट तो हमें चाहिए नहीं होगा, तो एक्सपोर्ट को तब हम माइनस कर देंगे। हमें मेन चीज देखनी है इम्पोर्ट कितना कर रहे हैं हम, क्योंकि इंपोर्ट तब होगा जब हमें सामान की जरूरत हो, आईफोन चाहिए होते हैं तो बाहर से इंपोर्ट कराते हैं इंडिया में, लोग फिर ईएमआई में खरीदते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इंपोर्ट क्या दर्शा रहे हैं, डिमांड दर्शा रहे हैं हमारे देश में कितनी है, तो इसको हम ऐड करेंगे और एक्सपोर्ट को माइनस करेंगे, तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड को दर्शाएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक है ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में। अब देश की एग्रीगेट डिमांड तो हमने समझ ली, ये कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन निकाले कैसे इन्हें, अगर थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, जितनी भी डिमांड होती है सबको प्लस कर दो, पूरे देश की डिमांड निकल जाएगी। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि दो टाइप की इकोनॉमी होती है, दो टाइप के नेशन होते हैं।
सबसे पहली होती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब ये कहती है भाई हम तुम्हें सामान देंगे, तुम हमें सामान दो, हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे एक दूसरे से, इसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या कहती है, हम तुम्हें कोई सामान नहीं देंगे, तुम भी मत दो, हम तुम्हारे साथ कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ऐसी कंट्रियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो ये खाली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है आजकल की दुनिया में। मेन है तुम्हारा ओपन इकोनॉमी। इन सबको जब हम ऐड कर दें, सी क्या है, कंजम्पशन डिमांड जो ऊपर है, ये गवर्नमेंट डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड और नेट एक्सपोर्ट को जब हम ऐड कर दें, एक कंट्री की डिमांड निकल जाएगी ओपन इकोनॉमी के लिए। लेकिन क्लोज्ड के लिए वहां तो ना ट्रेड होगा ना बिजनेसेस होंगे, वहां सिर्फ क्या होंगे, जनता होगी और गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट डिमांड करेगी और जनता डिमांड करेगी, उन दोनों को जब हम ऐड करें तो ओपन इकोनॉमी की डिमांड निकल जाएगी। आगे पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल और कर्व के बारे में। अब एग्रीगेट डिमांड निकलेगी कैसे, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन से निकलेगी, क्योंकि कंजम्पशन क्या होता है, जितना पैसा हम खर्च करते हैं कोई सामान को कंज्यूम करने में। मान लो तुम्हें एक कार चाहिए, तो तुम कार के लिए क्या करोगे, मर्सिडीज बेंज चाहिए फॉर सपोज 40-50 लाख रुपए तुमने क्या कर दिए, खर्चे कर दिए और कार को कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करना सिर्फ खाना नहीं होता, उसको यूज करना, उसकी ओनरशिप लेके उसे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करना कंजम्पशन कहलाता है। अब तुमने जब पैसे दिए, खर्चे हो गए ना तुम्हारे, तो इसी को तुम कंजम्पशन कहोगे। 40 लाख की गाड़ी है तभी तो कहते हो, क्योंकि 40 लाख तुम्हारे खर्च हो रखे हैं, एक्सपेंडिचर है। तो कंजम्पशन और कुछ नहीं, एक्सपेंडिचर है, कितना तुम खर्च कर रहे हो सामान से वैल्यू ऑब्टेन करने में। और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड कहती है जितना तुम खर्चा करोगे वही तो तुम्हारी डिमांड है। जितनी चीजों की तुम डिमांड करोगे उतना ही तो खर्चे करोगे। तुम्हें कोई बुक्स चाहिए, तुम्हें कोई मोबाइल फोन चाहिए, तुम्हें कोई कपड़े चाहिए, उन सब में जब खर्चे करोगे वही सब तुम्हारी डिमांड है। तो जब हम कंजम्पशन को, मतलब जो चीज हम यूज कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट को ऐड करें, सारे पैसे तो खर्चे नहीं करोगे ना, कुछ इन्वेस्ट भी करोगे, लेकिन पैसा तो फिर भी खर्च हो रहा है, उसमें पैसा तो जा रहा है तुम्हारी तरफ से। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं हमारी एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगी, ये और इसको ऐड करते हैं एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगी। अब यहाँ पर कोई बहुत खास चीज हो रही है, तुम ध्यान रखो, जीरो इनकम में भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब पैसा हमारे पास है नहीं, कंजम्पशन हम कर कैसे रहे हैं। अब देखो तुम्हारे पास भले ही पैसा ना हो, जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाओगे, भले ही उधार का खाओ, कहीं से उधार करो, लोन ले लो, लेकिन अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरा करने के लिए जो जिंदा रहने हैं वो तो करोगे। इसीलिए जीरो इनकम में भी कंजम्पशन हो रहा है। और यहाँ से एक बहुत खास बात पता चलती है हमें कंजम्पशन कर्व की। ये देखो, नीला वाला है तुम्हारा कंजम्पशन कर्व, हरा वाला है एग्रीगेट डिमांड का कर्व। हम कंजम्पशन कर्व की अगर बात करें, यहाँ से एक वाई एक्सिस बनेगा इस तरीके से, और ये एक्स एक्सिस है, तो उसको एक्स एक्सिस मान लेना, इसको वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में ना जीरो यहाँ पे को है, लेकिन कंजम्पशन कर्व देखो जीरो से ना स्टार्ट होकर थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है, ऐसा क्यों, इनकम भले ही जीरो भी क्यों ना हो, जो हमारा कंजम्पशन है वो तो 40 का रहेगा ही। कॉम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, क्योंकि इनकम ना हो तब भी हम कुछ खाएंगे। तो कंजम्पशन कर्व हमेशा अबव द ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जीरो को हम कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के ऊपर से कंजम्पशन कर्व हमारा स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करें निकल जाता है। तो इसमें क्या कर रखा है, 40 + 20 कर दिया हमने, 60 आ गया। 120 + 20 करा है, 140 आ गया है। 200 + 20 करा है, 220 आ गया, और ऐसे ही सोन आगे को प्लस प्लस करते गए हैं, जिससे हमारी एग्रीगेट डिमांड निकल गई है। देखो इस तरीके से कर्व बनता है। ये स्केड्यूल हो गया और ये कर्व हो गया। कर्व में हमने कंजम्पशन की भी एक प्रॉपर्टी जानी, अबव द ओरिजिन से कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। एग्रीगेट सप्लाई होता क्या, अब ये देखेंगे। अब हम डिमांड तो कर लेते हैं चीजों की, वो पूरा भी तो करेगा कोई, प्रोड्यूसर करेगा वो चीज पूरे। तुमने मर्सिडीज बेंज की डिमांड करी, पैसे भी हैं तुम्हारे पास, जेब भर रखी है तुम्हारी, लाओ भाई मेरे को मर्सिडीज बेंज दो, कौन देगा, प्रोड्यूसर देगा। तो उस चीज को हम सप्लाई कहते हैं। कितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं इकोनॉमी में, तो इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, सामान का प्रोडक्शन को हम आउटपुट कहते हैं, फाइनल गुड्स को। इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। गिवन पीरियड होता है एक साल। एक साल में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है एक कंट्री में, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है टोटल आउटपुट के, जैसे कि हमने बात करी एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ही टोटल प्रोडक्शन होता है, तो टोटल आउटपुट तो इक्वल हो गए। दूसरी चीज होती है नेशनल इनकम के भी इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना सामान मंगाओगे, मान लो 100 ट्रक्स हैं, ये ट्रक्स हैं, यहाँ पे को प्रोड्यूसर है और यहाँ पे को कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर ने क्या करा, 50 ट्रक्स की डिमांड करी, प्रोड्यूसर क्या करेगा, 50 ट्रक्स कंज्यूमर को पहुंचा देगा। अब 50 ट्रक्स पहुंचाई तो सही, लेकिन प्रोड्यूसर को पैसे भी तो मिलेंगे कंज्यूमर से 50 ट्रक्स के,
वैसे ही ये बाकी की बची हुई 50 ट्रक से कहीं और को बेच देगा, मान लो एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसके पैसे भी प्रोड्यूसर को मिलेंगे, क्योंकि जितनी ट्रक से बनाएगा, जितने रुपए की ट्रक से बनाएगा, उतने ही रुपए उसे वापस में मिल जाएंगे, भले ही प्रॉफिट में मिले कैसे मिले वो बाद में खर्च होते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाने अभी। तुम ये समझो 100 ट्रक हैं तो 100 ट्रक के पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। तो नेशनल इनकम के भी इक्वल होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर की इनकम भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है जी। एग्रीगेट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं इसे हम, क्योंकि सामान को जब हमें कंज्यूम करना हो हम पैसे खर्चे करते हैं। और सेविंग, खर्चे तो सब नहीं करते ना, कुछ बचत भी करते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ट्रेडिंग में लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। ट्रेडिंग रिस्की है तो इन्वेस्टमेंट करना तुम। तो एग्रीगेट सप्लाई को और हम क्या कह सकते हैं, कंजम्पशन और सेविंग को जब हम ऐड करते हैं हमारी एग्रीगेट सप्लाई निकल जाएगी। और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, इनकम के। वैसे यहाँ पे को कर्व देखो, एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ये खास बात है। तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछ दिया सीबीएसई ने 45 डिग्री एंगल का कौन सा कर्व बनता है, तो तुम कहना एग्रीगेट सप्लाई का बनता है। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इनकम के इक्वल होती है। अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है तो हम कह सकते हैं इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्योंकि हमारा पैसा क्या होता है, कितनी कमाई होती है, वो दर्शाता है हम खर्चे कितना कर रहे हैं। जितनी कमाई होगी वो खर्चे में लग जाएगी कुछ, और जो अगर कुछ पैसा बच गया उसे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो सेविंग या इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसे कुछ भी लिख दो तो हमारी इनकम टोटल निकल जाएगी। आगे देखते हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट है सारे। कंजम्पशन फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाले हैं ये, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा यार कंजम्पशन होता क्या है। मैंने पहले भी बताया, अभी भी कह रहा हूँ, कंजम्पशन मतलब कितना पैसा तुम खर्च कर रहे हो सामान को कंज्यूम करने के लिए, उसे हम कंजम्पशन कहते हैं। द पोर्शन ऑफ इनकम, पोर्शन मतलब हिस्सा, तुम्हारी इनकम का हिस्सा कितना खर्च कर रहे हो सामान को कंज्यूम करने के लिए, वो हमारा कंजम्पशन कहलाता है। डेफिनेशन पढ़ लेना। आगे देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब फंक्शन कैसे करती हैं चीजें, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, कंजम्पशन और इनकम। तो हमसे कंजम्पशन फंक्शन कह रहे हैं अगर इनकम चेंज हो गई कंजम्पशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये रिलेशन बताता है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन कहता है इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। वहीं पे कोई एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घट जाएगी, और ये चीज घट गई तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी, इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे को कंजम्पशन और इनकम का क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है। जैसा कि यहाँ देखो, इनकम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तुम्हारी, यहाँ 0 से 10 हो गई, 10 से 20 हो गई, 20 से 30, 30 से 40, कंजम्पशन भी बढ़ जा रहा है। 15 से 20 हो गया, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, घट रहा है क्या कंजम्पशन, नहीं घट रहा है। अगर इनकम घटने लग गई यहाँ पे को तो कंजम्पशन भी हमारा घट जाएगा। तो कंजम्पशन फंक्शन हमें यही बताता है, जितने ज्यादा तुम्हारे पास पैसे होंगे उतना ज्यादा कंज्यूम करोगे। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुम्हें जाना है स्कूल, तो तुम टैक्सी कराओगे, तो टैक्सी में स्कूल गए, टैक्सी में स्कूल आ गए। अब तुम्हारे पास है 50 लाख रुपए, तुम क्या करोगे, एक कार खरीद लोगे मर्सिडीज में, तो उसमें गए और उसमें आए। अब तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए, तुम क्या करोगे, एक हेलीकॉप्टर ही खरीद लोगे इस बार। हेलीकॉप्टर में गए और हेलीकॉप्टर में आए। तो जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तुम खर्चे भी उतना ही कर रहे हो। कंजम्पशन मतलब खर्चा। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे को। नेक्स्ट है आपका कंजम्पशन स्केड्यूल एंड कर्व। कंजम्पशन स्केड्यूल की हमने पहले ही बात कर ली है। अगर इनकम बढ़ेगी, नीचे वाला एरो में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इनकम नीचे को बढ़ी है, तो कंजम्पशन भी हमारा बढ़ेगा। इनकम घटेगी तो कंजम्पशन भी घटेगा। हमें बात करनी है यहाँ पे को कर्व की। कर्व में देखो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। कंजम्पशन कर्व जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ओरिजिन से स्टार्ट ना होके ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट ना होके अबव द ओरिजिन से होता है स्टार्ट। क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम में हम कंजम्पशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उधार लेके ही खाएंगे लेकिन जिंदा रहेंगे। और यहाँ से एक और कर्व जाता है आपका, जिसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई का। मेरे को कैसे पता है एग्रीगेट सप्लाई है, 45 डिग्री का एंगल है जी। 45 डिग्री का एंगल सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई बनाती है। और जहाँ पे को एग्रीगेट सप्लाई मतलब तुम्हारी इनकम और कंजम्पशन इंटरसेक्ट कर जाए। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को छेदते हुए, भिन्न करते हुए चले जाएंगे, एक्स बना ले। इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होगा, जितनी तुम्हारी इनकम होगी उतना ही तुम्हारा कंजम्पशन होगा। जैसे यहाँ पे को देखो 30 तुम्हारी क्या थी, इनकम थी,
और तुम्हारा कंजम्पशन कितने का था, 30 का ही था। जितने कमा रहे हो उतने ही खर्चे कर दे रहे हो पूरे, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट में भी दो चीजें हैं, डिस सेविंग्स और सेविंग्स, जिसका कॉन्सेप्ट हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। डिस सेविंग मतलब होता है माइनस की सेविंग, और सेविंग्स मतलब होता है पॉजिटिव की सेविंग। अब हम पॉजिटिव में सेविंग कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसको हम जानते हैं अगली स्लाइड में। लेकिन उससे पहले तुम्हें कंजम्पशन फंक्शन जानना जरूरी। कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने जान ली, लेकिन कंजम्पशन निकलेगा कैसे वो भी देखेंगे। कंजम्पशन फंक्शन कुछ नहीं है, चिंता मत करो। कंजम्पशन फंक्शन मतलब कंजम्पशन निकलेगा कैसे ये बताते हैं हमें। तो कंजम्पशन फंक्शन हमसे कहता है C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, जहां पे को C होता है कंजम्पशन, ए हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब जब तुम्हारी इनकम जीरो है, तुम कितनी कंजम्पशन कर रहे हो। वाई होती है इनकम, और बी होता है एमपीसी। एमपीसी के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, लेकिन तुम अभी ये समझो एमपीसी मतलब होता है किस रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं इनकम के चेंज होने से। मान लो इनकम 10% से चेंज हुई, तो हमने कंजम्पशन 5% से बढ़ा दिया, ये एमपीसी होता है। इसको और डिटेल में जानेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अभी तुम ये समझो, अगर तुम्हें क्वेश्चन देते कंजम्पशन निकालो और तुम्हें स्केड्यूल दे दिया हो, कुछ इनकम दे दी हो और एमपीसी दे दिया हो, तुम कैसे निकालोगे। सबसे पहले ए लिखोगे ऑटोनोमस कंजम्पशन, 15 लिख दिया, ओके जी। प्लस करेंगे एमपीसी, एमपीसी मान लो 5 दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे इनकम से, इनकम मान लो 10 दे रखी है, सो 5 10 जा 50, ये करेंगे तो 65 तुम्हारा आंसर आ गया। 65 मतलब कंजम्पशन है तुम्हारा। तो कंजम्पशन ऐसे निकलता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और एमपीसी और एमपीएस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में बने रहना और चैनल में खासकर बने रहना। तो वीडियो को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दो।